हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 14, जो कि है बादल को घिरते देखा है। और इसके जो लेखक हैं वो है नागार्जुन जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नागार्जुन जी का जो जन्म है वो सतलखा गांव, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। लेकिन जो ये जो है तरोनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी थे। ठीक है। और इनका जो मूल नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो वहीं पर स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई थी। और बाद में इस निमित्त वाराणसी और मतलब ये वाराणसी और कोलकाता भी गए थे। और सन 1936 में ये श्रीलंका गए। वहाँ पर ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। और सन 1938 में ये स्वदेश वापस आ गए। उसके बाद फक्कड़पन और घुमकड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। और कई बार इन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण भी किया है। इसके बाद राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा, जैसे कि और सन 1935 में इन्होंने दीपक और 1942 से 43 में विश्व बंधु पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है। मातृभाषा मैथिली में ये यात्री नाम से रचना करते थे। और मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ इनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन जो है उन्होंने संस्कृत और बांग्ला में काव्य रचना की है। और लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति इनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे थे। विषय की जो विविधता और प्रस्तुति है वो सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं जो हैं वो ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से वो आदर पाती हैं। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई जो इनकी कविताएं हैं वो इतनी ज़्यादा सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती हैं कि जो पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती हैं। यानी कि इन एक बहुत ही जटिल से जटिल विषय पर भी अगर ये लिखते हैं तो बहुत ही सहज भाव से ये लिखते हैं। और जिसे जो पढ़ने वाला है वो उसे तुरंत वो समझ आ जाती है और वो तुरंत उसके मन में बस जाती है। यानी कि उसके मतलब उसे तुरंत समझ आ जाती है वो इनकी जो रचनाएं होती हैं। नागार्जुन की जो कविता है उसमें धारदार व्यंग्य मिलता है और जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता रही है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची हैं। और इनकी जो काव्य भाषा है उसमें एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है और दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता भी है। ठीक है। पत्रहीन नग्न गाछ उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी इन्हें मिला है। ठीक है। दिल्ली की जो हिंदी अकादमी है उसका शिखर सम्मान भी इन्हें दिया गया है। इनके कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जैसे युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास इनके बहुत महत्व विशेष उपन्यासों में से एक है। और उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि नागार्जुन रचनावली 7 खंड में संकलित हैं। यहाँ पर जो हमें चैप्टर दिया गया है बादल को घिरते देखा है। ठीक है। तो ये एक कविता है और इस कविता में उन्होंने बादल के जो कोमल और कठोर हैं वो दोनों रूपों का वर्णन इन्होंने किया है, जिसमें कि जो हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों और देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्र भी इन्होंने शामिल किया है। भाव और भाषा की जो दृष्टि है उससे कविता कालिदास और निराला की परंपरा से वो जुड़ती हुई दिखाई गई है। अब हम आते हैं चैप्टर पर। बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते
देखा है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। उन उन पर जो बर्फ़ है वो एकदम सफ़ेद चोटियों पर मतलब घिरे हुए, मतलब जो बर्फ़ है वो उन पर ढकी रहती है, और जो सफ़ेद जो उसकी चोटियां होती हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं, ठीक है। जो पर्वत की चोटियां होती हैं तो वो एकदम सफ़ेद हो जाती हैं। उस पर जो घिरे हुए बादल हैं उसकी सुंदरता को कवि ने खूब देखा है, और हिमालय की जो चोटियां हैं वो बर्फ़ के कारण सफ़ेद हैं और धूप के कारण वो उज्जवल हो रही हैं, यानी कि चमक रही हैं। उन पवित्र चोटियों पर जो घिरे हुए बादल हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, और जो छोटे छोटे ओस की बूंदें हैं वो मोतियों के समान दिखाई दे रही हैं। मानसरोवर के सुनहरे रंग के कमलों पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो, मतलब कि जो जब वो मानसरोवर के सुनहरे रंग के कमलों पर गिरती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, और सुनहरे कमल और अधिक सुंदर और मनोहर हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि उसने उस सौंदर्य का जी भरकर पान किया है, यानी कि जी भरकर उस सौंदर्य को उन्होंने निहारा है, उस सौंदर्य को उन्होंने देखा है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में बादलों के घिरने पर जो वहाँ की झीलें हैं, तो झीलों में तैरते हुए जो हंसों के सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में उन्होंने किया है। और वो कहते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के मध्य अनेक छोटी बड़ी कई स्वच्छ झीलें हैं, और उन झीलों पर जो बहने वाला जल है वो एकदम पवित्र और नीला है, और उस नीले निर्मल जल में जो ऋतु की गर्मी और घुटन से दुखी हंस हैं वो तैरते हुए दिखाई दे रही हैं, और ये हंस समतल देशों की गर्मी से व्याकुल होकर हिमालय की ठंडी झीलों में उगे कमलों के खट्टे मीठे तंतुओं का स्वाद लेने की इच्छा से इन झीलों में चले आ रहे हैं या आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला और उनकी मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ करंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो वसंत की ऋतु थी, प्रभात की सुंदर बेला थी, वायु जो है वो धीमी धीमी गति से चल रही थी, उगते सूरज की मीठी मीठी किरणें धरती पर पड़ रही थी, और सूर्य की कोमल किरणें अगल बगल की चोटियों पर पड़ रही थी। कवि कहते हैं कि ऐसे सुंदर सुनहरे वातावरण में उन्होंने एक चकवी के जोड़े को प्रेम की किलोरे करते हुए देखा है, और उन्हें रात में परस्पर न मिलने का शाप मिला हुआ है, इसलिए उन्हें मजबूरन अलग अलग रहकर अपनी रातें बितानी पड़ती हैं। सुबह होते ही जो उनकी वियोग भरी पुकार है वो समाप्त हो जाती है, और तब उनका मिलन होता है। ऐसा लगता है कि मानो वे जोर जोर से बोलकर एक दूसरे को रात भर ना मिलने का उल्हाना दे रहे हों। नेक्स्ट पर आते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं वो कहते हैं कि बर्फ से ढकी हुई घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर कवि ने एक युवा कस्तूरी मृग को देखा है, और वह मृग अपनी नाभि में से आती हुई नशीली सुगंध के पीछे पीछे पागल होकर दौड़ रहा था। उसे भ्रम था कि वह सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, अतः भागने और सुगंध ना मिलने के कारण वह अपने आप पर ही चिढ़ रहा है। उसका वह अपने आप पर चिढ़ना कितना मनोरम था। कवि कहता है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जो गिरते बादल हैं उसके नीचे यह दृश्य अत्यंत आकर्षक लगता है। नेक्स्ट पर आते हैं।
कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर। महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो हिमालय का बर्फीला आंगन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसे देखकर कवि सोचते हैं कि धन का स्वामी कुबेर यहीं कहीं रहता होगा और उसकी वह अलका नगरी कहाँ है, परंतु पता नहीं चल सका। कवि कालिदास ने अपने मेघदूत में जिस आकाश नदी गंगा के जल का वर्णन किया है उसका भी यहाँ कोई पता नहीं चलता है, ना ही उसके उस मेघदूत का पता चलता है कि वहाँ कहाँ कहाँ वर्षा होगा। कवि कहता है कि वह तो यहाँ के प्रत्यक्ष देखे गए सौंदर्य की बात करता है। उसने यहाँ घोर सर्दी के दिनों में आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक बड़े बादल को वायु के अंदर से गरज गरज कर टकराते हुए देखा है, और जो बादल है उसको उन्होंने घिरते हुए देखा है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। शत शत निर्झर निर्झणी कल, मुखरित देवदारू कानन में। शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गलों में। कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में। रजत रचित मणि खचित कला में। पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने। अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। मदिरा ऋण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर देवदारू के घने जंगल हैं और उनमें सैकड़ों छोटे छोटे बड़े झरनों का कलकल स्वर गूंजता रहता है, और वहीं पर लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से सजी हुई कुटियां हैं जिनमें अंदर हिमालय निवासी रहते हैं। वे निवासी कलाओं में रुचि रखते हैं और वे अपने केशों को रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से सजाए रहते हैं। वे नीलम पत्थर की माला पहने रहते हैं। यहाँ की कन्याएं अपने कानों में नीले कमल लटकाए घूमती हैं तथा खिले हुए लाल कमलों को अपनी चोटी में लगाए रहती हैं। और यहाँ के किन्नर नर और नारियां नशे में लीन रहते हैं। उनकी आंखों में नशे की लाली है। वे मृग की खाल से बनी मृगशाला के आसन पर पालती मारे बैठे हैं। उनके सामने लाल चंदन से बनी तिपाई रखी है। उनके सामने कलात्मक जो सुरहियां हैं वो हैं। किन्नर और किन्नरियां अपनी कोमल आकर्षक उंगलियों से वंशी की मधुर तान तो छेड़ रहे हैं। और कवि ने ऐसे कलात्मक जीवन को देखा है और वह जीवन कितना अच्छा है। ऐसे वातावरण में हिमालय की श्वेत चोटियों पर गिरते हुए जो बादल हैं उनकी सुंदरता इस वातावरण को और भी ज़्यादा मनमोहक बना रही है, मादक बना देती है। और कवि कहते हैं कि जो वातावरण है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है, और भी ज़्यादा सुंदर मतलब जो वातावरण है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।